Quick IS, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस की है। इसमें जो है आज का जो ये 4 नंबर चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल बताए गए हैं विस्तार से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का 4 नंबर चैप्टर है। साइंस में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ना है। अम्ल से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्षारक से, लवणता से। यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, आपने दैनिक जीवन में हम जो है नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? तो नहीं होता है। ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो आप इसे चख करके और आप उसको जो है बता सकते हैं। तो नींबू का और संतरे का, इस सब, दही का, इमली का, इन सब के बारे में अम्ल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। यहाँ लिखा है, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, तो कुछ का जो है कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का जो है नमकीन होता है। तो अलग अलग सबके स्वाद होते हैं और स्वाद का कारण क्या होता है? तो अम्ल या क्षार ही होता है। तो लिखा हुआ है अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। तो लिखा है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया भी है। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करेंगे तो लिखा भी है कि जो है किसका किसका स्वाद खट्टा होता है। तो याद रखना, दही का, नींबू के रस का, संतरे का रस का और सिरके के जो है जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल या एसिड होता है। तो अम्ल का जो है संबंध खट्टे से है, याद रखना। और इसीलिए याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नींबू में जो है आपका, दही में, संतरे में या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। इसको लिखा है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो जो इसमें इन फलों में पाए जाते हैं, जिनमें पाए जाते हैं सब, तो ये सब याद रखना, ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है। आगे लिखा है, खाने का सोडा जो है, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, खाने के सोडा में अम्ल नहीं पाया जाता है। इसका जो स्वाद है वो कड़वा है, और यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ पे अम्ल की और क्षार की दी गई है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो साइंस में आपको कोई जो है क्वेश्चन गलत कभी करा ही नहीं सकता है। ये बात याद रखना। तो याद रखना, जिसका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होता है, और जिसका स्वाद कड़वा होता है वो क्षारक होता है। और इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? वो क्षारीय कहलाती है। तो आपको इस समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है। आगे लिखा है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करें? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, जो गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। तो हल्दी से, लिटमस से और गुड़हल की जो है पंखुड़ियों से हम किसी भी जो है अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिया गया है, जो हर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता ही है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लिखा है यहाँ पर जो है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये आपका सिरका में पाया जाता है। कम से कम 10 बार से अधिक क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू कुल के जो सिट्रिक्स फल होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, इसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। और ऑक्सेलिक अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी जो होता है वो उसमें, मतलब आंवला में और सिट्रिक फल में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और टैट्रिक अम्ल जो होता है वो इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में पाया जाता है। तो इसमें याद रखना, जो टैट्रिक अम्ल है
उसमें 3 प्रमुख फल हैं। कौन कौन से? इमली भी है, अंगूर भी है और कच्चे आम है। तो कभी कभी पूछा भी गया है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या अंगूर में कौन सा पाया जाता है, या इमली में, तो आपको याद रखना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी अम्ल हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, जो यहाँ पर नहीं दिया है तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आप इस जो है पूरे मैप को, इस चित्र को देख लीजिएगा। पूरे इसमें मैंने मतलब डिटेल में दे दिया है, तो आप देख सकते हैं कि टैट्रिक अम्ल के बाद लिखा है नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? अम्ल वर्षा में। जो है ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। और कार्बेनिक अम्ल पाया जाता है शीतल पेय और सोडा वाटर में। तो जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये लिस्ट भी आपको इसीलिए दे दी गई है जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है क्षारक का नाम क्या है। बहुत सारे क्षारक होते हैं, वो किसमें पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे आपका है कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन के लिए होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दूधिया जो है मैग्नीशियम के लिए होता है, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। याद रखना कि एक ट्रिक इसका यह है कि क्षारक की पहचान के लिए याद रखना, जिन किसी में भी हाइड्रोक्साइड लिखा होगा वो सब क्षारक होंगे, ये बात आपको याद रखना। इसी से आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। तो याद रखना प्राकृतिक सूचक में एक लाइकेन भी होता है। याद रखना लाइकेन्स, अभी मैं पिछली वाली क्लास में बताया था भी आपको मैंने कि लाइकेन जो होता है वो किसका बना होता है। तो लाइकेन कवक और शैवाल दोनों का बना होता है। और जहां भी अगर लाइकेन सूख जाता है तो इसका मतलब है कि वहां वायु प्रदूषण है। याद रखना कुछ प्राकृतिक संकेतक हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लिखा है पहला है लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक होता है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस। इसे लाइकेनो सेल से निष्कासित किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल गया कि लाइकेन से ही क्या मिलता है, लिटमस प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है जो है आसुत जल में इसका रंग जो है माव नील सोड़ होता है और इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। तो जब क्षार मिलाएंगे तो नीला, और जब जो है आपका अम्ल में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। याद रखना लिटमस जो है लाल और नीला दोनों है, और लाल के लिए अम्ल और नीला के लिए क्षार होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। याद रखना ये आपका जो चित्र बनाया गया है, आपको जो मैप दिख रहा है जो ये आपका है, याद रखना किसका, तो ये आपका लाइकेन है, ठीक है। और ये है आपका लिटमस है, एक रेड है और एक जो है ब्लू है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कि प्लास्टिक के जो है किसी प्याले, कटोरे अथवा परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। आप डालेंगे तो देखेंगे वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, तो इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए, ठीक है, और इसको नोट करिए। ये बच्चों को एक तरह से प्रैक्टिकल के रूप में बताया गया है। आगे लिखा है नलके का पानी, जो नल होता है उसका पानी अब मार्जक मतलब डिटर्जेंट का घोल जो है, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका जो है, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया, मैग्नीशियम और धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब अम्ल होता है, ये बात याद रखना। इसमें जो है सिरका क्या है, केवल मतलब सब अम्ल है, कुछ इसमें क्या है आपका क्षार है। तो इसमें कुछ अम्ल और कुछ क्षार है। जैसे सिरका हो गया आपका क्या, अम्ल हो गया, बाकी इसमें कई चीजें होती वो क्षार का उदाहरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे यहां लिखा हुआ है चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग के कुछ द्रव को किसी बर्तन में जो है सिथार लीजिए। यह द्रव के चूने का पानी बन जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है क्या जो है, आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रूप रंग को जो है परिवर्तित नहीं करते, उन्हें हम उदासीन विलयन
कहते हैं। जिनमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। ठीक है। दूसरा प्राकृतिक सूचक है हल्दी। हल्दी क्या काम करता है? तो हल्दी भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। कैसे? 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख्ता जो है या जो फिल्टर पत्र पर हल्दी का लेप लगा करके हल्दी पत्र बनाइए, मतलब पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली जो है पत्तियां काट लीजिए। ठीक है। और हल्दी की पट्टी पर जो है 1 बूंद जो है साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखेंगे? तो इसी प्रकार साड़ी 4.3 में दिए गए विलयों का परीक्षण कीजिए और इसके बारे में पता लगाइए। तो आपको ये भी लिटमस का एक अच्छा मतलब सूचक के रूप में काम करता है। कौन? हल्दी भी करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, ये एक बताया गया है बच्चों को तरीका, किसको याद रखना। ठीक है, कैसे करना है। आगे है यहाँ पे सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। तो याद रखना, सूचक के रूप में गुड़हल का पुष्प भी होता है, मैंने ऊपर आपको बताया। तो गुड़हल के जो है पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख लीजिए। उसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए। जब तक जल रंगीन ना हो जाए, रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 4-5 बूंदे जो हैं मतलब विलयन में मिलाइए और इससे आपको यह रिजल्ट निकलेगा कि इससे क्या होता है। ठीक है। आगे लिखा है, सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयों का क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयों को हरा कर देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आईएएस में पूछा गया था कि जो है याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुड़हल जो है क्या करता है, जो उसका फूल होता है वो अम्ल के रंग को गुलाबी और क्षार को जो है हरा कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका गुड़हल का पुष्प है और ये देखिए, यहाँ देखिएगा, ये आपका अम्ल है, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका जो है सूचक है और ये आपका क्षार है जो हरे कलर का यहाँ दिखाया गया है। ये गुड़हल का पुष्प है। ठीक है। आगे लिखा है, आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन करने पर क्या मतलब प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, क्रियाकलाप जो है 4.4, शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित है कि वह अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। तो याद रखना, चूने के पानी का रासायनिक नाम भी क्या है, ये भी याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को करके आप परीक्षण कर सकते हैं। तो ये बच्चों को बताया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेतावनी दी गई है कि कैसे इसका उपयोग करना है। अब नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्या होता है। तो जिनमें कोई भी मतलब क्रिया नहीं होती है, प्रतिक्रिया नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। लिखा है, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल मतलब कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में और क्षारक लाल को नीले में परिवर्तन कर देता है। ये चीज याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जहाँ पढ़ाई करते हैं इसको कहीं पर दीवार पर जरूर लिख लेना, जिससे आपका ध्यान यहाँ पे जाए और आपको याद हो जाए। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो अगर अम्ल को अगर हम क्षार में मिलाते हैं तब क्या होगा। आगे है, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आप जो है अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे हम क्या कहते हैं, तो फिनाल्फथेलिन कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4.5 पे देखते हैं क्या है, और शिक्षकों के निर्देश में करने का ये मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट किया गया है। लिखा है, किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए और जो फिनाल्फथेलिन अम्ल के रंग को भी नोट कीजिए। तो ये बताया गया है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है। आगे लिखा है, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। तो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो उदासीन है। लिखा है अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए,
परख नली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो विलयन जो है को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम जो हाइड्रोक्साइड विलयन डालना अब तक जारी रखिए, तब तक जारी रखिए जब तक कि वो हल्का गुलाबी ना हो जाए। ठीक है, अब उसमें जो है तनु हाइड्रो जो है क्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है, मतलब वो पुनः अपने रंग में बदल जाता है, इसका मतलब वो उदासीन है। फिर से सोडियम हाइड्रा जो है हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो विलयन पुनः क्या हो जाता है, वो गुलाबी हो जाता है, तो वो उदासीन हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो जो है फिनाल्फथेलीन गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के जो है क्या होते हैं, प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता दी गई है। आगे लिखा है दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति मतलब लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना अम्ल विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, मतलब उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, अर्थात जो है निमुक्त होती है। निमुक्त ऊष्मा से अधिकतम मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। जब हम कोई चीज मिलाते हैं तो उससे उसका रासायनिक परिवर्तन होता है और ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे लिखा है उदासीनीकरण क्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। अब समझ में आ गया। तो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो उससे जो नया पदार्थ बनेगा वो अम्ल और क्षार से अलग क्या हो जाएगा, लवण हो जाता है। लवण अम्लीय और क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है इसको, कि जो लवण होता है, जो खारापन होता है, जो साल्ट होता है, वो अम्लीय और क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकृति का होता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? लिखा है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निमुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। ध्यान रखना, जब उदासीनीकरण होता है और जब ऊष्मा भी निमुक्त होती है और साथ साथ में लवण और जल भी होता है, तो तीन चीजें इससे बनती हैं। याद रखना, लवण, जल और ऊष्मा। ठीक है, यहाँ दिया है अम्लवर्षा के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है क्या आप अम्लवर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्लवर्षा के जो है क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता है कि जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह अम्लवर्षा कहलाती है। और अम्ल वर्षा, याद रखना, हमने अभी बताया था आपको कि अम्ल जो वर्षा होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो है नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आता है? तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निमुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः जो है कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों जो है ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। अगर पूछा जाए कि अम्ल वर्षा का कारण कौन कौन गैसें हैं, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तीन आपको याद रखना है। और ये कौन कौन से अम्ल बनते हैं, तो कार्बोनिक अम्ल भी, सल्फ्यूरिक अम्ल भी और नाइट्रिक अम्ल भी, तीनों बनते हैं। इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा जिससे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, इसी को यहाँ पर पूरे सूत्र के रूप में बता दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण क्या हैं? तो दैनिक जीवन में क्या क्या होता है उदासीनीकरण के? पहला है अपाचन। हमारे अमाशय में याद रखना, अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था। तो याद रखना, जो अमाशय होता है उसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पीसीएस एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है, तभी हमें उल्टी हो जाती है। यह बात याद रखना। ठीक है, तो आमाशय में अगर खाना नहीं पचता है तभी उल्टी होती है। आगे लिखा है कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है और अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई
प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्षार होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ध्यान रखना, जब हमारे पेट में अम्लता हो जाती है तो क्या करते हैं, हम क्षारीयता ले लेते हैं। क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है तो इसको ले लेते हैं, तो यह अम्ल के प्रभाव क्या कर देता है, उदासीन में बदल देता है। ठीक है, आगे लिखा है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमी युक्त जो है खाने का सोडियम जो है हाइड्रोकार्बोनेट। अब आपसे पूछा जाएगा खाने सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा जो है केलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको बता दी गई है। अब बात करते हैं मृदा उपचार। हमारे यहाँ जब मृदा होती है, अगर वो जो है उसमें अम्ल और क्षार हो जाता है तो उसका उपचार किया जाता है। कैसे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लिखा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। ध्यान रखना, जब भी रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होगा तो मिट्टी को क्या कर देगा, वो अम्लीय बना देगा। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से जो है उपाचयित किया जाता है। याद रखना, आपको ये बात याद रखना है कि जो मृदा होती है उसमें अगर अब यहाँ एक बात आपको याद रखना है, जो मृदा होती है अगर उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या करेंगे, तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो है इसके अलावा क्या इस्तेमाल करेंगे, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्षार होते हैं, इनको मिला देंगे तो अम्ल खत्म हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और मिट्टी जो है क्या हो जाएगी, वो अम्ल से बच जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपको याद रखना है। और दोनों क्या है, तो दोनों क्षार हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि मृदा जो है क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं और जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निमुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। अगर याद रखना, अगर मिट्टी में अम्ल में हो जाए तो हम ये उपचार बता दिया मैंने, लेकिन अगर मिट्टी में क्षारीयतापन अधिक हो जाती है तो क्या करते हैं, तो जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जो इसको जो है उदासीन बना देती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। आगे लिखा है कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों या नदियों में बहने दिया जाए, जो है विसर्जित किया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उन्हें उदासीन किया जाता है। अब आपको यह याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ बता दी गई हैं। ठीक है, यहाँ नोट्स के रूप में याद रखना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, याद रखना, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है और उसका जो है स्पर्श साबुन जैसा होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब यहाँ पे आप इस चीज को रट सकते हैं। दूसरा लिखा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में से भिन्न होते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। और अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस चैप्टर में ये सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका इसमें पूछा है कौन सा सही है। पहला है अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो ए सही हो जाएगा। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है, बिल्कुल गलत, ये ऐसा नहीं होता है। यदि कोई सूचक जो है क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ नहीं करता, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें बी और सी गलत हो जाएगा। डी क्या है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के जो है प्रकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और डी दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ दिया है, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल
अथवा डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारे कोशिकाओं के भाग होते हैं भी जो है एनिमो अम्ल के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा अम्ल होता है। तो हमारे शरीर में भी बहुत अम्ल पाए जाते हैं। तो डीएनए भी क्या है, एक प्रकार का अम्ल होता है। ये बात आपको याद रखना, जो कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।